दोस्तों 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को 5 टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया था। हाईजैकर्स ने प्लेन को अमृतसर, लाहौर, दुबई से होते हुए अफगानिस्तान के कंधार में लैंड करवा दिया था, जहां 170 पैसेंजर्स को 7 दिन तक हॉस्टेजेस बनाकर रखा गया था। इन 7 दिनों में क्या क्या हुआ और हाईजैकर्स ने ये सब क्यों किया, ये सब इस सीरीज में रिवील होता है। सीरीज का नाम है IC-814 द कंधार हाईजैक। बिना देर किए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज की शुरुआत में हमें 24 दिसंबर 1999 का काठमांडू दिखाया जाता है, जहां इंडियन एम्बेसी के एक ऑफिसर रामचंद्र यादव पाकिस्तान एम्बेसी के ऑफिसर हाशमी को अपनी कार से एक रेड बैग देते हुए देखता है, जो हाशमी अपने साथ ले जाता है। राम तुरंत अपने सीनियर रॉ ऑफिशियल चौहान को ये रिपोर्ट करता है और ये भी बताता है कि हाशमी के साथ 5 लोग कुछ दिन से काठमांडू के गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं। राम वहाँ छुपके से एक हिडन माइक लगा देता है और सुनता है कि ये लोग किसी मिशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उनमें एक टेररिस्ट अमजद भी शामिल है, लेकिन सीनियर चौहान इस बात को इग्नोर कर देता है। काठमांडू एयरपोर्ट पर अमजद, इब्राहिम और उनके 3 साथी दिखाई देते हैं, जो IC-814 फ्लाइट में पैसेंजर्स के रूप में एंटर करते हैं। कैप्टन सरनदेव और एयर होस्टेस इंद्रानी भी फ्लाइट में मौजूद है। इंद्रानी अपने फादर की हेल्थ को लेकर चिंतित है, क्योंकि इंद्रानी के फादर व्हील चेयर पर हैं और उसने उनकी देखभाल के लिए एक नर्स रखी हुई है। फ्लाइट ऑलरेडी डिलेड थी, इसलिए इंद्रानी घर लेट पहुंचने पर थोड़ा टेंशन में थी। सरन के घर पर भी उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन्हें अगले दिन वैकेशन पर जाना था। इस बीच राम को पता चलता है कि ये 5 लोग IC-814 में ट्रेवल करने वाले हैं। राम तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी को कांटेक्ट करता है फ्लाइट को टेक ऑफ होने से रोकने के लिए, लेकिन उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाता और फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है, जिससे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। फ्लाइट में कुछ पैसेंजर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिनमें से एक नया शादीशुदा कपल रूपेश और उसकी वाइफ हैं, जो हनीमून के लिए जा रहे हैं। इस प्लेन में एक सीनियर सिटीजन भी है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। फ्लैशबैक में इब्राहिम के भाई मसूद को इंडियन पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में रखा हुआ है और इब्राहिम अपने फादर के कहने पर अपने भाई को छुड़ाने के लिए इस मिशन पर आया है। हाईजैकर्स ने अपने नाम चेंज कर लिए हैं। इब्राहिम अब चीफ, अहमद डॉक्टर और बाकी लोग बर्गर, भोला और देव बन गए हैं। एयर होस्टेस इंद्रानी के साथ एक और एयर होस्टेस छाया भी है। जब फ्लाइट दिल्ली के लिए अपना रूट कंटिन्यू कर रही होती है, तो हाईजैकर्स अपना प्लान एक्टिवेट कर देते हैं। कैप्टन सरन को गन पॉइंट पर लेकर प्लेन को काबुल ले जाने के लिए कहते हैं। प्लेन में सब लोग डर के मारे चुपचाप बैठे रहते हैं और जो थोड़ा भी पैनिक करने की कोशिश करता है, उसको हाईजैकर्स जख्मी कर देते हैं। सरन चीफ को समझाता है कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि वो काबुल तक पहुंच सके, इसलिए कहीं और लैंड करना जरूरी है। बर्गर ATC ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देता है कि फ्लाइट IC-814 हाईजैक हो चुकी है और अब उसे काबुल ले जाया जा रहा है। ये बात नंदिनी नाम की रिपोर्टर को भी पता चल चुकी थी और तुरंत ही ये न्यूज शालिनी को बताती है, जो कि इंडिया हेडलाइंस में एडिटर है। शालिनी ये न्यूज कंफर्म करने के लिए रॉ के जॉइंट सेक्रेटरी रंजन मिश्रा को कॉल करती है। ये सुनकर रंजन मिश्रा तुरंत रॉ हेड VK अग्रवाल को अपडेट करते हैं। उनके लिए ये शौक की बात होती है, क्योंकि फ्लाइट में 170 पैसेंजर्स हैं और हाईजैकर्स ने अब तक अपनी डिमांड्स क्लियर नहीं की हैं। IB के एडिशनल डायरेक्टर मुकुल मोहन को भी ये बात पता चलती है, लेकिन जब तक रॉ और IB को ये सब पता चला था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विजय भान और सेक्रेटरी DRS को देखते हैं, जो इस सिचुएशन को हैंडल करने की स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। DRS बताता है कि हाईजैकिंग के पीछे मौलाना अल्लाह बख्श का हाथ हो सकता है, क्योंकि उसका बेटा मसूद जम्मू जेल में है। मसूद एक डेंजरस टेररिस्ट है, जो लोगों को ब्रेन वॉश करके जिहाद की राह पर ले जाता है। 5 साल पहले मसूद कश्मीर में 2 आतंकवादी गुटों में सुलह करवाने के लिए इल्लीगली इंडिया आया था और गिरफ्तार हो गया। मसूद को छुड़ाने की 3 नाकामयाब कोशिश हो चुकी थीं और ये चौथी कोशिश थी। जेल में असिस्टेंट डायरेक्टर संजय मिश्रा मसूद से हाईजैक के बारे में पूछते हैं, लेकिन मसूद इनकार कर देता है कि उसका इस हाईजैक में कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ कैबिनेट सेक्रेटरी विनय कौल को दिखाया जाता है, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर हो गया था। तभी ऑफिसर्स को एक रिकॉर्डिंग हाथ लगती है, जो कि राम ने भेजी थी। इस रिकॉर्डिंग में हाईजैकिंग के बारे में बात हो रही थी और एक नाम अमजद इस रिकॉर्डिंग में सुनाई दिया था। तभी DRS सभी को बताता है कि अमजद फारूकी पहले ISI के लिए काम करता था और अफगानिस्तान के हेरात शहर में 400 लोगों का नरसंहार से ये मशहूर हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान में तख्ता पलट के लिए इसने तालिबान से हाथ मिला लिया था। तो ये बात तो कंफर्म है कि अमजद ISI के लिए काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ राम उन 5 टेररिस्ट को एयरपोर्ट ले जाने वाले ड्राइवर को पकड़ लेता है और उससे इंटेरोगेशन करता है। राम को पता चलता है कि काठमांडू में एक पार्टिकुलर लोकेशन पर एक रेड बैग रखा गया था, जिसमें क्या था ये उस ड्राइवर को भी नहीं पता था।
फ्लाइट के लाहौर में लैंड करने से इनकार के बाद फ्लाइट को फाइनली अमृतसर लैंड करने की परमिशन मिलती है। भारत सरकार के पास अब ये एक मौका था कि वो अपने देश में हाईजैक प्लेन को लैंड करवाकर रेस्क्यू ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकें। इधर राम ड्राइवर के साथ उस घर में पहुंचता है जहां बैग डिलीवर किया गया था। जैसे ही राम पहुंचता है तो गोली चलने लगती है, लेकिन जैसे तैसे राम उस आदमी को पकड़ लेता है। अब रात करीब 7:15 पर प्लेन अमृतसर लैंड होता है। एनएसजी ऑफिसर रवि और उनकी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन अमृतसर की लोकल पुलिस कोऑपरेशन नहीं कर पाती। प्लेन में हाईजैकर्स पैसेंजर को बिजनेस क्लास से इकोनॉमी क्लास में शिफ्ट कर देते हैं, जिसमें रूपेश और उसकी वाइफ को अलग कर दिया जाता है। हाईजैकर सब पैसेंजर्स के हाथ और पैर बांधकर उन्हें हेड डाउन करके बैठने को कहते हैं। अस्थमा वाले अंकल का इनहेलर खत्म हो जाता है और इंद्रानी ऑक्सीजन सिलेंडर से उनकी हेल्प करती है। फ्यूल टैंकर के लेट आने की वजह से अमजद गुस्से में रूपेश का गला काट देता है और एक और पैसेंजर को चाकू मारकर जख्मी कर देता है। इसकी वजह से सब लोग और ज्यादा डर जाते हैं। एनएसजी टीम टैंकर के अंदर छुपकर प्लेन के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन हाईजैकर्स को शक हो जाता है और वो बिना रिफ्यूल किए प्लेन को वहां से टेक ऑफ करने के लिए मजबूर कर देते हैं। फ्लाइट अब 7:50 पर अमृतसर से लाहौर के लिए उड़ान भरती है। इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं क्योंकि उनका ऑपरेशन फेल हो चुका था। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि मई 1999 कारगिल में पाकिस्तान आर्मी के द्वारा इंडिया पर हमला कर दिया था और इस अटैक से साफ मना कर दिया था। उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान आर्मी ने नहीं बल्कि लोकल ट्राइब्स ने ये सब किया है। इस अटैक में हमारे देश के सैनिक भी शहीद हुए थे। इस हमले के 2 महीने बाद इंडियन एजेंसी ने चाइना में जनरल मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, उनका फोन टैप किया और इस रिकॉर्डिंग से ये साबित हुआ कि जनरल मुशर्रफ ने ही अटैक करवाया था। तब नवाज शरीफ ने वॉशिंगटन को बताया कि मुशर्रफ ने उनकी परमिशन के बिना ये अटैक करवाया था, जिस पर मुशर्रफ को अपनी आर्मी वापस बुलाने को कहा जाता है। मुशर्रफ के लिए एक शर्मनाक बात थी और ठीक 2 महीने बाद मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार गिरा दी और अब प्रेसिडेंट मुशर्रफ ही है और इस तख्ता पलट के 3 महीने बाद ये हाईजैक हुआ था। अब प्लेन लाहौर ले जाया जाता है। परमिशन तो नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती प्लेन को लाहौर ले जाया जाता है। लाहौर एयरपोर्ट पर हम एक मेजर को देखते हैं जो कि रनवे की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। रनवे ना दिखने की वजह से सरन प्लेन को किसी खाली जगह पर लैंड करने की सोचता है, लेकिन किसी तरह आखिरी वक्त में परमिशन मिल जाती है और प्लेन को 8:10 पर लाहौर में लैंड किया जाता है। थोड़ी देर में प्लेन में फ्यूल भर दिया जाता है और प्लेन काबुल के लिए टेक ऑफ कर जाती है। मीडिया कैप्टन सरन पर ब्लेम डालने लगती है कि उसने प्लेन को अमृतसर में क्यों नहीं रोका। ये सुनकर सरन के घर वाले बहुत परेशान होते हैं। जब सरन काबुल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए परमिशन मांगता है तो काबुल अथॉरिटीज रात में लैंडिंग करने के लिए मना कर देती हैं क्योंकि उनके पास नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं थी। हाईजैकर्स कहते हैं कि प्लेन को सुबह तक हवा में ही उड़ाते रहो। कैप्टन सरन बताता है कि प्लेन सिर्फ 4 घंटे के लिए ही हवा में उड़ सकता है। फिर सरन फ्लाइट को दुबई ले जाने के लिए हाईजैकर्स से रिक्वेस्ट करता है। जब ये बात भारत सरकार को पता चलती है कि प्लेन दुबई जा रहा है तो उन्हें अमेरिका से हेल्प मांगनी पड़ेगी। दरअसल 13 मई 1998 में हमने 3 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसकी जानकारी जब अमेरिका को लगी तो अमेरिका भारत से नाराज होकर इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगा दी थी। लेकिन विजय भान के बात करने पर उन्हें दुबई में प्लेन लैंड करने की परमिशन मिल जाती है। 25 दिसंबर 1:20 पर प्लेन दुबई में लैंड होता है। हाईजैकर्स वहाँ की अथॉरिटी से रिफ्यूल करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लोग पहले औरत और बच्चों को रिलीज करने की डिमांड रखते हैं। हाईजैकर्स पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब उन्हें इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाता है तो हाईजैकर्स इस डिमांड को मान लेते हैं और कुछ बच्चे और औरतों को रिलीज कर देते हैं। इधर शालिनी नंदिनी के पास गुस्से में जाती है क्योंकि नंदिनी ने ये न्यूज छापी थी कि पायलट ने जो भी किया ठीक किया था, वो बस एयर रेगुलेशंस फॉलो कर रहा था और पैसेंजर्स की जान बचा रहा था। लेकिन शालिनी का मानना था कि पायलट को प्लेन कुछ देर और रोकना चाहिए था। इधर दुबई में ही हाईजैकर्स रूपेश की डेड बॉडी को भी फेंक देते हैं और ठीक 4:05 पर ये प्लेन दुबई से कांधार निकल जाता है। अब दूसरी तरफ संजय मेहता मसूद से पूछताछ करता है, लेकिन मसूद अपनी बात पर ही अड़ा था कि ये हाईजैक उसने प्लान नहीं किया है। अब हमें बताया जाता है कि तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर ने 1993 में अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम की थी और उसका सपना था कि अफगानिस्तान को एक इस्लामिक एमिरेट्स बनाया जाए, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। तालिबान के आतंकवादी नेचर को देखकर सभी देशों ने उससे रिश्ते खत्म कर दिए और भारत ने भी अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसी बंद कर दी थी। अब 8 बजे के आसपास प्लेन कंधार पहुंचती है। अफगानिस्तान में तालिबान राज है और मानना ये भी है कि ओसामा बिन लादेन ने भी यही शरण ली है। अब हमें तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर वकील अहमद मुत्तावकील को दिखाया जाता है।
तालिबानियों के द्वारा प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इधर प्लेन के अंदर पायलट और सभी रेस्ट करने लगते हैं और रूपेश की पत्नी रूपेश से मिलने की जिद करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रूपेश मर चुका है। तभी हमें कुछ फुटेजेस दिखाई जाती हैं कि कैसे अफगानिस्तान ने पैसेंजर्स का ख्याल रखा था। वो उन्हें खाना और पीने के लिए पानी देते हैं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेस को बताते हैं कि हाईजैकर्स ने अभी तक कोई डिमांड नहीं रखी है और भारत हाईजैकर्स से कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेगा और ना ही उनके सामने झुकेगा। ये बात सुनकर चीफ बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर उन्होंने उसकी डिमांड नहीं मानी तो वो प्लेन को भारतीय संसद पर क्रैश कर देगा। चीफ पायलट से प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए कहता है, लेकिन पायलट सरन को पता था कि अगर फ्लाइट टेक ऑफ हुई तो ये प्लेन को संसद पर क्रैश कर देंगे। इसलिए वो प्लेन रिफ्यूलिंग के समय ओवरफ्लू करके टैंक ब्लास्ट कर देता है, जिससे प्लेन उड़ने की हालत में नहीं था। ये बात जब अमजद को पता लगती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और पायलट और को पायलट को चोट पहुंचाता है। और विजय भान और विनय कौल हाईजैकर से नेगोशिएशन के लिए एक टीम कांधार भेजते हैं, जिसमें मुकुल मोहन, रंजन और डीआरएस को भेजा जाता है और स्पोक्स पर्सन मुकुल को बनाया जाता है। उधर राम उस आदमी को पकड़ लेता है जिसे अमजद ने रेड बैग दिया था। उसे टॉर्चर करके पता चलता है कि उस बैग में 17 किलो आरडीएक्स था, जो कि प्लेन में मौजूद है। राम ये बात रंजन को बताता है, जो कि अच्छी खबर नहीं थी। अब फ्लैशबैक में हमें कंधार की कहानी दिखाई जाती है। दरअसल ओसामा बिन लादेन अमेरिका पर हमला करके कंधार में छुप गया था, जहाँ मुल्ला उमर ने उसे इस शर्त पर शरण दी थी कि वो दोबारा अमेरिका पर हमला नहीं करेगा। लेकिन ओसामा ने यह शर्त ज्यादा दिनों तक नहीं मानी और उनकी आर्मी दो भागों में बट गई, एक तालिबानी सपोर्टर और दूसरी ओसामा बिन लादेन सपोर्टर। अब डीआरएस मुत्तावकील से हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन करने के लिए परमिशन मांगता है और परमिशन उन्हें मिल भी जाती है। पहली बातचीत हाईजैकर्स के साथ होती है, जो कि कुछ खास नहीं थी, इसलिए बातचीत कल के लिए पोस्टपोन कर दी जाती है। हाईजैक को 5 दिन हो चुके थे और पैसेंजर टॉयलेट को लेकर बहुत परेशान थे, क्योंकि प्लेन का टॉयलेट चौकड़ हो चुका था। इसलिए सरन बर्गर से खुद टॉयलेट को प्लेन के बेसमेंट में जाकर ठीक करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ये सब ट्रेनिंग में सिखाया गया था और सरन टॉयलेट को ठीक कर देता है। अब शाम 4 बजे हाईजैकर्स अपनी डिमांड बताते हैं। उनकी पहली डिमांड थी कि 35 आतंकवादी को छोड़ा जाए, जो कि भारतीय जेल में बंद थे। दूसरी मांग सज्जाद की डेड बॉडी थी, जिसे इंडियन आर्मी ने मारकर दफना दिया था। और तीसरी मांग $200 मिलियन की होती है। दरअसल सज्जाद इब्राहिम का भाई था और वो चाहता था कि सज्जाद को वो पाकिस्तान में दफनाए। मुकुल मोहन 35 को ना छोड़कर को 2-4 खास लोगों को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अमजद उन्हें मना कर देता है। दरअसल अमजद चाहता था कि उसका भाई मसूद के साथ 2 लोग और भी छोड़े जाएं, जो उसके लिए खास थे। इधर इंडियन गवर्नमेंट मसूद को छोड़ने के लिए राजी हो जाती है। इधर डीआरएस मुत्तावकील से कहता है कि आप अपने ऑफिशियल से मीटिंग करके कुछ बीच का हल निकलवाएं, जिस पर मुत्तावकील एग्री हो जाता है। लेकिन मुकुल को इन पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो मुत्तावकील से कहता है कि वो उनके कमांडोज को अंदर भेजकर ऑपरेशन करने दें, जिस पर मुत्तावकील बहुत गुस्सा हो जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी जमीन पर कोई खून खराबा हो। अब हमें पता चलता है कि मुत्तावकील रात को ओसामा से मिलने गया था। अब हाईजैक को 7 दिन हो चुके थे। बर्गर पैसेंजर्स के साथ अंताक्षरी खेल रहा था। उधर मुकुल के बिहेवियर को लेकर डीआरएस मुत्तावकील से माफी मांगता है। मीटिंग से लौटने के बाद मुत्तावकील चीफ से बात करता है कि सज्जाद की बॉडी और $200 मिलियन उन्हें नहीं मिलेंगे। अब चीफ मुकुल से उन्हें मसूद, उमर और मुश्ताक को रिहा करने के लिए कहता है। दरअसल उमर और मुश्ताक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट थे और अमजद इन्हीं तीनों को रिहा करने के लिए आया था। भारत सरकार के लिए उन्हें रिहा करने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन विजय भान के लिए पैसेंजर्स की सेफ्टी पहले थी, इसलिए भारत सरकार उन तीनों आतंकवादियों को रिहा कर देती है और पैसेंजर्स को वापस भारत लाया जाता है। इस नेगोशिएशन में तालिबान का इंडिया के साथ सपोर्ट रहता है। इन तीनों के रिहा होने के बाद भारत में पार्लियामेंट अटैक, 26/11 और पुलवामा जैसे अटैक किए जाते हैं, जिसमें लाखों लोगों की जान जाती है और इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।